Hello everyone, welcome to Divakar Education Hub. In today's session, we will talk about literary theory Russian formalism. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाकर एजुकेशन हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नेट, गेट और ऐसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोर्सेज और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है. If you are preparing for NET, JRF, GATE or any other competitive exam, then you should check once. For any doubt related to study material or courses, you can call us on 7310762592. Now let's begin today's lecture. Firstly, we should understand what is Russian formalism. Russian formalism एक इन्फ्लुएंशियल स्कूल था लिटरेरी क्रिटिसिज्म का रशिया में 1910 से 1930s तक. ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट रशियन सिंबलिस्ट मूवमेंट. लिटरेरी थ्योरी में जो फॉर्मलिज्म है वो रेफर करता है उन सारी क्रिटिकल अप्रोचेस को जो हम एक टेक्स्ट के फीचर्स को इंटरप्रेट करने में, एनालाइज करने में और इवेल्युएट करने में यूज़ करते हैं. ये फीचर्स कौन से होते हैं? सिर्फ ग्रामर और सिंटेक्स नहीं, बट जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जैसे मीटर है, रिदम, राइम, ट्रॉप्स और वी कैन से फिगर ऑफ स्पीच, ये सारे फीचर्स जो हैं इसको इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना और इवेल्युएट करना आता है फॉर्मलिज्म के अंदर. फॉर्मलिज्म को ईस्ट यूरोपियन फॉर्मलिज्म भी कहा जाता है. जो रशियन फॉर्मलिज्म था ये रिजल्ट था दो ग्रुप्स के डिस्कशन का. टू ग्रुप्स कौन कौन से थे? एक ग्रुप था ओपोयास या ओपोजास ग्रुप और सेकंड था मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल. इन दो ग्रुप्स के बीच में डिस्कशन हुआ था और जिसका रिजल्ट था रशियन फॉर्मलिज्म की थ्योरी. रशियन फॉर्मलिज्म का फोकस होता है लिटरेरी डिवाइसेस और फॉर्म के ऊपर. किसी भी टेक्स्ट की लिटरेरी डिवाइस और फॉर्म के ऊपर फॉर्मलिज्म का फोकस होता है. तो अगर हम इसे इजी तरीके से समझे तो रशियन फॉर्मलिज्म में फॉर्मलिज्म से हम फॉर्म उठा लेंगे. तो अगर हम बात करते हैं जब भी रशियन फॉर्मलिज्म की तो इसमें फॉर्म की बात होती है रादर देन कंटेंट. ये रशियन फॉर्मलिज्म रिजेक्ट करता है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म को. किसी भी ऑथर की बायोग्राफी नहीं देखी जाती यहाँ पर या कोई कंटेंट नहीं देखा जाता, सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म को और लिटरेरी डिवाइसेस को, लिटरेरी फीचर्स को देखा जाता है. रशियन फॉर्मलिज्म फॉल्स इनटू 3 पीरियड्स. फर्स्ट पीरियड जो था 1916 से 1921 का था. इस टाइम पीरियड पर जो रशियन फॉर्मलिज्म का फोकस था वो था पोएटिक लैंग्वेज और प्रोज कंपोजिशन के ऊपर. उसके बाद है सेकेंड 1921 से 1928 तक का टाइम पीरियड. इस टाइम पीरियड पर ये एक सीरियस अटेम्प्ट था किसी भी लिटरेरी प्रॉब्लम को री एग्जामाइन करने का. थर्ड है 1928 से 1935 का टाइम पीरियड. इस टाइम पर क्या हुआ था, जो मूवमेंट थी उसको डिसबैंड कर दिया गया था, डिसइंटीग्रेटेड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स. वो फैक्टर्स पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं. 1916 से 1921 तक फोकस था पोएटिक लैंग्वेज और प्रोज कंपोजिशन पर. 1921 से 28 में फोकस था री एग्जामाइन करने पर वेरियस लिटरेरी प्रॉब्लम्स को. और 1928 से 1935 में क्या हुआ, इस मूवमेंट को डिसबैंड और डिसइंटीग्रेट कर दिया. क्यों? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स. 1929 में रशियन फॉर्मलिज्म को सप्रेस किया जाने लगा अंडर स्टालिन्स डिक्टेटरशिप. तो स्टालिन कौन था? स्टालिन था फॉर्मर प्रीमियर ऑफ सोवियत यूनियन. जब ये सेंटर चेकोस्लोवाकिया में शिफ्ट हो गया तो ये कंटिन्यू किया प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल ने. प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल जो है 1926 में स्टार्ट किया गया था और ये एक लैंग्वेज और लिटरेरी सोसाइटी थी. जो प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल है इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं रोमन याकोब्सन, जैन मुकेरोव्स्की एंड रेने वोलेक. Now let's talk about the people associated with this movement और रशियन फॉर्मलिज्म. तो सबसे पहले हम बात करेंगे विक्टर शेक्लोव्स्की की. विक्टर शेक्लोव्स्की बॉर्न इन 1893 एंड डाइड इन 1984. एक रशियन और सोवियत लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं, क्रिटिक हैं और रशियन फॉर्मलिस्ट हैं. बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्ट्रेनियनी और डीफेमिलियराइजेशन. तो सबसे पहले इनका जो मोस्ट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट फेमस, वो क्या है? डीफेमिलियराइजेशन
और जिसको हम ऑस्ट्रेनेनी भी कहते हैं। उन्होंने डीफेमिलियराइजेशन को एक अपने इम्पोर्टेंट एस्से में एक्सप्लेन किया है। उस एस्से का नाम है आर्ट एज टेक्निक। आर्ट एज टेक्निक को ट्रांसलेट किया गया है एज आर्ट एज डिवाइस। आर्ट एज डिवाइस जो है उनके एक इम्पॉर्टेंट वर्क का पार्ट है और उस वर्क का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोज। थ्योरी ऑफ प्रोज 1925 में पब्लिश हुआ। अब बात करते हैं डीफेमिलियराइजेशन की। डीफेमिलियराइजेशन और ऑस्ट्रेनेनी। तो डीफेमिलियराइजेशन को एस्ट्रेंजमेंट और ऑस्ट्रेनेनी और मेकिंग स्ट्रेंज इन नामों से भी जानते हैं। तो डीफेमिलियराइजेशन होता क्या है? ये होता है एक्ट ऑफ मेकिंग कॉमन एंटिटीज अनफेमिलियर टू द रीडर। मतलब कॉमन चीज़ों को अनफेमिलियर कर देते हैं रीडर के लिए। ये आर्ग्यू करता है पोइटिक लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है प्रैक्टिकल लैंग्वेज से। जैसे हमारी कॉमन लैंग्वेज कुछ और होती है और जो हम पोइट्री में पढ़ते हैं वो कुछ अलग होता है। तो यही चीज़ जो है ये डीफेमिलियराइजेशन आर्ग्यू करता है। इस टर्म को विक्टर शेक्लोस्की ने अपने एक एस्से आर्ट एज टेक्निक में कॉइन किया था 1917 में। वो स्टेट करता है, वो बताता है कि जो पोइटिक लैंग्वेज है वो डिफरेंट है किस लैंग्वेज से, जो हम डेली यूज़ में बात करते हैं और जो हम इजीली समझ सकते हैं। वो क्या है? वो डेली यूज़ में जो हम बात कर रहे हैं, जो कॉमन लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज अलग है और जो पोइटिक लैंग्वेज है वो हमारी अलग है। तो यही डीफेमिलियराइजेशन है। नेक्स्ट फॉर्मलिस्ट हैं हमारे बोरिस सिकेनबॉम। लाइक शेक्लोस्की ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ रशियन फॉर्मलिस्ट ग्रुप। तो ये वही रशियन फॉर्मलिस्ट ग्रुप है जिसके जो लीडर थे शेक्लोस्की भी थे। इस ग्रुप का नाम था सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोइटिक लैंग्वेज और इस ग्रुप को फाउंड किया गया था 1916 में। एक इम्पॉर्टेंट एस्से जो बोरिस सिकेनबॉम ने लिखा है नेम्ड एज द थ्योरी ऑफ फॉर्मल मेथड। द थ्योरी ऑफ फॉर्मल मेथड 1926-1927 में आया है। सिकेनबॉम इन्वॉल्व थे एक सोशल मूवमेंट में जिसका नाम था रूटलेस कॉस्मोपॉलिटनिज्म। रूटलेस कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है एक विसेरियन बेलिंस्की नाम के क्रिटिक हैं जिन्होंने कॉइन की है। ये एक पेजोरेटिव टर्म थी जो कि जूइश इंटेलेक्चुअल्स और डिसेंटर्स के लिए थी क्योंकि उनमें लैक ऑफ पैट्रियटिज्म था और लैक ऑफ टोटल एलिगेंस था। एलिगेंस मीन्स लॉयल्टी। तो रशियन स्टेट के साथ रशियन स्टेट के लिए उनके अंदर लैक ऑफ पैट्रियटिज्म था और लैक ऑफ टोटल लॉयल्टी था और इसी वजह से उनको रेफर किया गया है एज रूटलेस कॉस्मोपॉलिटनिज्म। नेक्स्ट है यूरी टाइनियानो। यूरी टाइनियानो जो है एक सोवियत राइटर हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं, ट्रांसलेटर, स्कॉलर और स्क्रीन राइटर भी हैं। तो वो भी एसोसिएटेड थे रशियन फॉर्मलिज्म से। 1928 में उन्होंने अपना एक फेमस वर्क थीसिस ऑन लैंग्वेज पब्लिश किया है रोमन याकोब्सन के साथ। थीसिस ऑन लैंग्वेज जो है सपोज किया जाता है कि एक प्रेडेसेसर है किसका? स्ट्रक्चरलिज्म का। तो यूरी टाइनियानो जो है इनका सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट वर्क हमें याद रखना है थीसिस ऑन लैंग्वेज, क्योंकि ये इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लैंग्विस्ट है रोमन याकोब्सन, उनके साथ ये लिखा था। नेक्स्ट है हमारे रोमन याकोब्सन। वो एक फेमस रशियन अमेरिकन लिंग्विस्ट और लिटरेरी थियरिस्ट थे। ही वॉज अ ब्रिज बिटवीन रशियन फॉर्मलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म लाइक यूरी टाइनियानो। वो एक फाउंडर मेंबर थे मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल के, जो मैंने पहले ही हमने अभी डिस्कस किया था मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। 1914 में ये फाइंड किया था रोमन याकोब्सन ने। 1920 में ही मूव टू चेकोस्लोवाकिया और उन्होंने हेल्प की इन्फ्लुएंशियल प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल को फाइंड करने में। उनका एक पेपर है लिंग्विस्टिक्स एंड पोइटिक्स जो कि 1958 में एक कॉन्फ्रेंस में डिलीवर हुआ था और स्टाइल इन इंग्लिश ऐसे करके 1960 में उसे पब्लिश किया गया। मतलब 1958 में लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स डिलीवर हुआ एक कॉन्फ्रेंस में और उसको पब्लिश किया एज स्टाइल इन इंग्लिश इन 1960। याकोब्सन ने डेवलप किया डीफेमिलियराइजेशन और फोरग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट को। इनकी दो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड टू टाइप्स ऑफ एफेजिक डिस्टर्बेंस, 1956 में ये आए हैं।
उनके मेजर वर्क्स की बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज पब्लिश हुआ था 1956 में। और नेक्स्ट है लैंग्वेज इन लिटरेचर पब्लिश हुआ था 1969 में। तो यहाँ पर उसके जो 2 इम्पोर्टेंट ऐसे हैं उनके अंदर मेटाफर और मेटोनिमी भी आते हैं, तो उसकी अभी हम बात करते हैं। तो अब आ जाते हैं की कॉन्सेप्ट्स की तरफ और की टर्म्स जो रिलेटेड हैं रशियन फॉर्मलिज्म से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है एड्रेसर और एड्रेसी का। तो रोमन यकूब्सन का एक ऐसे है लिंग्विस्टिक्स एंड पोइटिक्स के अंदर रोमन यकूब्सन ने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है, नेटवर्क बनाया है लिटरेरी कम्युनिकेशन का। लिटरेरी कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले रखा है एड्रेसर को, फिर बीच में रखा है मैसेज या कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, कोड कह सकते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर रखा है एड्रेसी को। जैसे हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं पेपर 1 में, तो उसमें क्या होता है, पहले सेंडर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर रिसीवर होता है। तो सेंडर को रोमन यकूब्सन ने एड्रेसर कहा है और रिसीवर को एड्रेसी कहा है, और बीच में हमारा मैसेज है या कोई कॉन्टेक्स्ट जो भी। तो एड्रेसर क्या है, जो भी ऑथर है, राइटर है, वो है हमारा एड्रेसर, और जो एड्रेसी है वो कौन है, ऑडियंस, और रीडर जो है वो है हमारी एड्रेसी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेटाफर और मेटोनमी का। 1956 में रोमन यकूब्सन का एक ऐसे आया, द मेटाफरिक एंड मेटोनिमिक पोल्स। मेटाफरिक एंड मेटोनिमिक पोल्स इस ऐसे के अंदर रोमन यकूब्सन ने डिस्क्राइब किया मेटाफर और मेटोनिमी को। तो जो मेटाफर और मेटोनमी है वो इक्विवेलेंट है कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट के। कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट 2 कॉन्सेप्ट हैं, 2 टर्म हैं जो कि फ्रॉइड ने दी हैं कि हमारे ड्रीम्स किस तरह काम करते हैं इस टॉपिक पर। तो जो मेटाफर और मेटोनमी है वो क्या है, वो इक्विवेलेंट है कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट के। कंडेंसेशन क्या होता है, एक सिंगल इमेज होती है किसी भी ड्रीम में, एक सिंगल इमेज है जो कि रिप्रेजेंट करती है बहुत सारे इवेंट्स को, अ नंबर ऑफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के जैसे ही मेटाफर क्या है, मेटाफर रिप्रेजेंट करता है किसी सिंगल चीज़ से, सिंगल थिंग से अ नंबर ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये है मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, हर टीयर्स वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चिक्स। अब यहाँ पर जो टीयर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिवर को रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीफेमिलराइजेशन हेयर, क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज है नहीं, ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं है, पोइटिक लैंग्वेज है, तो यहाँ पर डीफेमिलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हम देख सकते हैं। राइटर ने यहाँ पर पोइटिक लैंग्वेज को यूज़ किया है या कुछ स्ट्रेंज लैंग्वेज को यूज़ किया है जो कि बिल्कुल भी ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड मेटोनिमी विद डिस्प्लेसमेंट। दे बोथ रिप्रेजेंट समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स, मतलब किसी और चीज़ के नाम से कुछ और चीज़ आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मेटोनिमी या डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से द वाइट हाउस फॉर द यूएस प्रेसिडेंट बिकॉज द वाइट हाउस इज द रेजिडेंट प्लेस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फोरग्राउंडिंग। फोरग्राउंडिंग क्या है, फोरग्राउंडिंग का मतलब होता है टू ब्रिंग टू द फ्रंट। तो प्राग्निस्टिक सर्कल जो कि जैन मुकेरेस्की थे, उन्होंने इस नोशन को शेप दिया है। इसी का अपोजिट है बैकग्राउंडिंग, और उसका मतलब है टू ब्रिंग टू द बैक। नेक्स्ट है फेबुला और स्यूजेट। फेबुला बोलते हैं स्टोरी को और स्यूजेट बोलते हैं प्लॉट को। फेबुला क्या है, एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी स्टोरी का, और स्यूजेट क्या है, जिस वे में स्टोरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो फेबुला अपने आप में एक एक्शन है और स्यूजेट है हाउ द रीडर लर्न्स ऑफ द एक्शन, कि किसी रीडर को एक्शन के बारे में कैसे पता लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड, कि पहले राजा मर गया और फिर रानी मर गई, तो ये एक स्टोरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ इज अ प्लॉट। इसमें क्या है, पहले किंग मर गया और उसके बाद क्वीन मर गई दुख की वजह से, तो ये प्लॉट हो गया। अब देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज रशियन फॉर्मलिज्म एंड हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद हमने देखा फॉर्मलिज्म फॉल्स इनटू 3 ग्रुप्स। देन
प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल और पीपल एसोसिएटेड विद इट। उसके बाद मेजर लिंग्विस्टिक्स और फॉर्मलिस्ट देखे हमने और कई सारे की कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स जो कि रशियन फॉर्मलिज्म से एसोसिएटेड हैं वो किए हमने। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट and also subscribe the channel Divakar Education Hub. Thank you so much for watching.